बेटा चेक करो एक बार, आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार साउंड चेक कर लो फटाफट से। बेटा एक बार आवाज चेक कर लो, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सबको। एक बार आवाज चेक कर लो बेटा, साउंड आ रही है मेरी? एक बार जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग डोपा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो डोपा में हमारे पास क्या क्वेश्चंस थे? कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना? देख लें एक बार फटाफट से, जल्दी चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो फटाफट से डोपा को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस वीक में बेटा इस चैप्टर को फिनिश करना है हमने। डोपा नंबर 6 था शायद आपका। हाँ, डोपा नंबर 6 था हमारे पास। कॉमन इन एल्गी एंड प्लांट सेल इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड ऑल। प्लांट सेल और एल्गी में कॉमन क्या है आप समझो ध्यान से। कॉमन इन एल्गी, इन प्लांट सेल एंड सेल, क्या कॉमन है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और क्या कॉमन है बेटा बताओ? सेलुलोज कॉमन है, फर्स्ट का ए। विच इज नॉट फीचर ऑफ सेल वॉल, जल्दी करेंगे। विच इज नॉट फीचर ऑफ सेल वॉल, क्या फीचर सेल वॉल का नहीं है? रिजिड, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेमी परमिएबल और प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन। जल्दी बता दो बेटा। सी आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन का है ना बेटा। क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बढ़िया, है ना? प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, देखो भाई मेम्ब्रेन ऑफ ईआर लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन होगी। सेल वॉल में भी हमने प्रोटीन देखी है, सेल मेम्ब्रेन में भी देखी है, तो ऑल आ जाएगा। सेल वॉल में हमने प्रोटीन देखी है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। सेल वॉल में हमने प्रोटीन देखी है ना? 4 चीजें थी सेल वॉल में, क्या क्या था? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पैक्टिन। सही है, बढ़िया। लिग्निन इज प्रेजेंट इन, लिग्निन कहां कहां प्रेजेंट होता है? प्राइमरी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल में, मिडल लैमेला में। इसमें तो कैल्शियम पैक्टेट होता है, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, जिससे वो हार्ड बन जाता है। फिफ्थ है एल्गी सेल वॉल में क्या नहीं होता? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यस। मैनन होता है, गैलेक्टन होता है, हेमीसेलुलोज नहीं होगा, है ना? ये डिफरेंस था, हेमीसेलुलोज नहीं होगा। फिफ्थ का डी आएगा, फिफ्थ का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ। फिफ्थ का हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जल्दी बता दो बेटा। जल्दी जल्दी। सिक्स्थ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज प्रेजेंट इन फंजाई सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ऑल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई सेल में होगा, एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में होगा, या ऑल आएगा? जल्दी बताओ बेटा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता? फंजाई में होगा, यस। यूकैरियोट है ना सारे, ये ऑल आएगा इसका। नॉट इंक्लूड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेरी बात सुने ध्यान से बेटा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या इंक्लूड नहीं है? सेंट्रियोल जो है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वैसे भी सेंट्रियोल के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना? सेवंथ का मेरे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एट्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव फीचर ऑल, प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉट लोकेटेड क्लोज टू न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। बेटा ये क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, यहां पर ये नॉट वर्ड नहीं आएगा, आंसर सी आएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? ईआर नहीं होगा, क्योंकि ईआर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो लैक्टोबैसिलस प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें ईआर नहीं होगा, सही है। उसमें क्या नहीं होगा? ईआर नहीं होगा,
क्लियर? नॉट ट्रू प्राइमरी सेल वॉल इन प्लांट। सेलुलोज प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यंग सेल, प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, लोकेटेड इनर टू सेकेंडरी वॉल। देख लें ध्यान से, सेलुलोज प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यंग सेल, प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। जल्दी बताओ। देख लो इधर, लैक्टोबैसिलस में क्या नहीं है। नेक्स्ट, नॉट ट्रू फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल। बताओ जल्दी से। लोकेटेड इनर आएगा बेटा, आउटर आएगा एक्चुअल में, या इनर आएगा? प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी के इनर। फोर्थ डी आएगा बेटा, टेंथ का डी आएगा। कितने ठीक है तुम्हारे इसमें सारे? आगे देखो जरा। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन इज outermost layer in plant and animal cell. सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट और एनिमल सेल की। सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। सही है बेटा? नहीं, प्लांट में है, नहीं, इसमें नहीं होगा, ये गलत हो गया। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेल वॉल इज ओनली टू आएगा। इसमें क्या लिखें? बी कर दें? 11th का बी, 11th का क्या होगा? बी आएगा। ठीक है, 12th आ जाओ। ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज इन सेल पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ध्यान दो बेटा, ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज इन सेल इज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है क्या है? नहीं, गलत हो गया ये तो। और सम विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ एंडो, ये दोनों ही गलत है। तो बोथ रॉन्ग, डी आएगा इसका ना। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? भाई क्या सारे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और सम विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो राइबोसोम, क्या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? नहीं, तो डी आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इन एल्गी सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। सब में सेल सेमी परमेबल ही होती है। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है, मोर एससीआर होगा, आरईआर होगा। देखो, बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन। बीटा सेल क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। अब मुझे सोच के बताओ, अगर बीटा सेल इंसुलिन बना रहा है तो उसमें कौन सा ईआर ज्यादा होगा? एससीआर होगा, आरईआर होगा? जल्दी बताओ। सर आरईआर होगा। तो आरईआर है ना, इंसुलिन क्या होती है? अगर आपको नहीं पता बेटा तो ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है मोर क्या? आरईआर, है ना, मोर आरईआर। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल कैन ऑल्सो शो ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? शो कर सकता है ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल कैन ऑल्सो शो ग्रोथ। नहीं, गलत है। प्राइमरी सेल वॉल इज नॉट रिजिड, ये भी गलत है। बोथ रॉन्ग आएगा बेटा। रिजिड होती है, रिजिड होती है, भले ही फ्लेक्सिबल हो पर रिजिड होती है। कई बार हमें ऐसा लिखता है कि प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है, तो इसका मतलब रिजिड नहीं होती होगी, रिजिड होगी बेटा। ठीक है, सेलुलोज इन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट सेल। ट्रू है बेटा, ये सही है।
सेलुलोज तो सब में होगा, और हेमीसेलुलोज इज अ पार्ट ऑफ एल्गी, गलत हो गया, तो यहां पर ओनली S1 करेक्ट आएगा। तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से फायदा हो रहा है, मुझे बताओ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से फायदा हो रहा है, हां या ना? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से फायदा हो रहा है, बताओ जल्दी से, क्या तुम्हें सोचने का वो मिल रहा है? कितने ठीक हैं अपना चैट में बता दो। देख बेटा, सिलेबस टाइमली खत्म होगा, उसके लिए परेशान मत होना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स चलते हैं तो 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें अभी आज 7th लेक्चर है, आज खत्म नहीं होगा, 2-3 लेक्चर इसमें लग जाएंगे, पर मैं एक्स्ट्रा लेके करा दूंगा। पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूं, और आपको मैंने डोपा में क्वेश्चंस बढ़ा दिए, 15 कर दिए, है ना, ठीक है। तो अगर चैप्टर खत्म होगा तो भी तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन प्लस तुम्हारी डीपीपी, तो तुम्हारी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई, घबरा क्यों रहे हो, है ना? हां, ठीक है, और इसी के अराउंड आएगा, ऐसा नहीं कोई आसमान से पेपर में कॉन्सेप्ट आएंगे, यही आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा गोल्जी बॉडी के बारे में, और उसको हम आगे लेकर चलेंगे। तुम्हारे लगभग कितने ठीक हैं, सबने बता रहे हैं 14, 15, 13, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। आपको गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारी चीजें करानी है मैंने, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था ER पढ़ा दिया था, गोल्जी बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ पूरा फोकस ले लो, है ना, मेरी तरफ क्या करो, पूरा फोकस ले लो आप, है ना, पूरा फोकस मेरी तरफ ले लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताता हूं कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टॉपिक पढ़ा था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में ये आया था, सुनना ध्यान से, मेरे दिमाग में ये आया था आपको समझाना है कि भाई सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, और उनकी बनी हुई कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करती हैं, काम करती हैं। उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन होती है, पर वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। उनमें से मैंने पहली ऑर्गेनल आपको पढ़ाई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने ये बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं तो मुझे मेम्ब्रेन बनी हुई दिखती है, सब जगह ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई दिखती है, जो कि साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में बांट देती है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मैच्योर सेल में बढ़िया डेवलप हुआ स्ट्रक्चर होता है। वो ज्यादा RER होगा जब प्रोटीन बनाएंगे, और SER होगा वो जब क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमने क्या पढ़ना है बेटा, अब हमने जो पढ़ना है यहां पर, हमने जो पढ़ना है यहां पर वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने क्या पढ़ना है यहां पर, जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं वो क्या है, सुनो ध्यान से। आपने अब गोल्जी बॉडी पढ़ना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक डायग्राम्स दिखा रहा हूं, उस डायग्राम से हम गोल्जी बॉडी को समझेंगे। सर थोड़ा सा ध्यान से, हां देख बेटा, देख मेरी बात समझ। मैंने तेरे को एक चीज बोली थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तेरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। असल में क्या हुआ था, कैमिलियो गोल्जी ने ऐसे लगे हुए स्ट्रक्चर, जैसे ये जो मैंने बना रखा ना, पहले समझ लो मैंने क्या डायग्राम समझाना है आपको। मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, सबको न्यूक्लियस दिख रहा है? हां सर न्यूक्लियस दिख रहा है। ये मेरे पास क्या है बेटा, ER है, ठीक है। ये ER से मेरे पास क्या बना है, ये वेसिकल बना है, और इसके अंदर प्रोटीन हो सकती है। ये जाकर इस गोल्जी बॉडी से लगता है। देखो गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने कहते हैं।
तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि पूरी बात समझने की कोशिश करना। 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैमिलियो गॉल्जी था। कैमिलियो गॉल्जी जो साइंटिस्ट थे, सुनना ध्यान से, 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गॉल्जी। उन्होंने आउल के न्यूरॉन में, आउल समझ में आता उल्लू, उसके न्यूरॉन के अंदर देखा कि एक ऐसे कंसेंट्रिक, व्हाट इज कंसेंट्रिक, इस तरीके से एक के अंदर एक लगे हुए फ्लैट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर दिखे थे उन्हें। ठीक है, उसे उनके नाम पर उसे हमने क्या नाम दिया, गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉडी। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने ईआर देखा, तब वो एक मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखे। गॉल्जी बॉडी क्या होता है, काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें आप सिस्टर्ने कहते हो, एक के साथ एक लगे रहते हैं, तो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। ये चीज समझ में आ रही है। और ये कैमिलियो गॉल्जी ने 1898 में देख लिया था, किसके अंदर, आउल के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसके अंदर, आउल के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है। हम क्या करते हैं बेटा, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्ने। समझना इस बात को, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्ने। अब मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताऊंगा सुनना ध्यान से। न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए से इंफॉर्मेशन होती है, आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन इस राइबोसोम पर बनती है, वो प्रोटीन बनकर इस ईआर के ल्यूमन में आती है और वेसिकल में पैक हो जाती है। रिपीट करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके ये राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन इस ईआर के अंदर आ जाती है और इस ईआर के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको ऐसे वेसिकल में पैक कर देते हैं और वो जाकर इस गॉल्जी अपरेटस पे लगती है। आप में से कुछ बच्चों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, एग अपरेटस। एग अपरेटस में कितने सेल थे, 3 थे ना, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। ऐसे ही आपने एक वर्ड पढ़ा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें हम कहते थे स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ कई चीजें, मल्टीपल चीजें, कई सारे चीजें साथ में मिलकर अगर कॉमन काम करें तो उसे हम अपरेटस वर्ड बोल देते हैं, जैसे माइटोटिक अपरेटस। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये मेरे पास इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्ने नाम देते हैं। तो ऐसे अगर कई सिस्टर्ने होंगे तो उन्हें हम गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉडीज बोल देते हैं। तो गॉल्जी अपरेटस हो गए। अब गॉल्जी अपरेटस कैसे काम करता है समझो। हमारे पास ईआर जो होगा उससे एक वेसिकल निकलता है जो अपने अंदर यहां जो प्रोटीन थी उसको पैक करके लाता है और गॉल्जी बॉडी के यहां पर ऐसे फ्यूज कर जाता है और उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन होते हुए यहां से मॉडिफाइड वेसिकल बाहर निकलता है। मतलब यहां से हमारे पास वो वेसिकल बाहर निकलता है जो मॉडिफाई हो, जो क्या हो, मॉडिफाई हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ लो ध्यान से, जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बताओ बेटा। बोलो बेटा। चलो बात करते हैं इस पे। चलो एक बार देखें फिर से मैं क्या बता रहा था। इधर देख सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये देख बेटा, मुझे बता ये क्या है, ध्यान से देखियो। ये क्या है सर? ये ईआर है। ऐसा ईआर जिस पे राइबोसोम लगा हो, ऐसे इसे ये राइबोसोम लगा हुआ है। इसको कौन सा ईआर कहते हैं बेटा? इसको आरईआर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरईआर बोलते हैं। सही है।
अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये RER है, ये राइबोसोम लगा हुआ है, और राइबोसोम पर ये मेरे पास mRNA है। व्हाट इज mRNA? इसकी इंफॉर्मेशन से राइबोसोम ने ये प्रोटीन बनाई है। तो आप ध्यान से देखो, ये प्रोटीन जो है, ये जो अंदर की जगह है, इसे आप क्या बोलोगे? ल्यूमन बोलोगे। देखो सेल में काम कैसे होता है, तो ल्यूमन ऑफ ER, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, ये जो राइबोसोम ने बनाया है, ये येलो कलर का, इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड वो होता है जो चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, इसको मैंने पॉलीपेप्टाइड बोल दिया। सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास ये ER है, इस पे राइबोसोम लगा हुआ है, इसलिए RER कह रहे हैं। इसने अमीनो एसिड की ये चेन बनाई है, इसे पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। और जब ये फोल्ड होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इसे हमने क्या बोल दिया? प्रोटीन बोल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसे हमने प्रोटीन बोल दिया। अब मैं यहां से आगे गया, ध्यान देना बेटा, मैं अब यहां से आगे गया और मैंने ये वेसिकल बनाया। तो ये जो प्रोटीन, ध्यान सुनेंगे, राइबोसोम बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की चेन होती है। किसकी चेन होती है? अमीनो एसिड की चेन होती है। एक एक चीज ध्यान से देखें, अमीनो एसिड की चेन होती है। तो राइबोसोम ने अमीनो एसिड की चेन बनाई और वो अमीनो एसिड की चेन फोल्ड होकर प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन मेरे पास ये अंदर प्रेजेंट है। मेरे पास अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। सुनो ध्यान से, अब ये प्रोटीन किसमें पैक हो गई? वेसिकल में। किसमें पैक हो गई? वेसिकल में। अब ध्यान से सुनना, ये सबको मिलाकर गोल्जी अपरेटस कह रहे हैं। अब गोल्जी अपरेटस का ये वाला हिस्सा, इस पर आकर वेसिकल लग जाएगा। सही है, इस पर आकर वेसिकल लग जाएगा, ठीक है। और वो मॉडिफाई होता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब मॉडिफाई होने का क्या मतलब है? जो प्रोटीन इसके अंदर थी उसको हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मीनिंग यह हुआ कि उस पर कोई ग्रुप जोड़ देंगे, केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे। और वो कौन करता है? इस गोल्जी बॉडी के यहां अंदर एंजाइम लगे रहते हैं। ये एंजाइम इस प्रोटीन को मॉडिफाई करेंगे और ये वेसिकल ऐसे मॉडिफाई होता हुआ यहां से बाहर निकलेगा और फाइनली प्रोटीन की क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन हो जाएगी। आपको समझ में आई क्या क्या काम हुआ? तो सबसे पहले राइबोसोम ने mRNA की इंफॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसने फोल्ड होकर प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को वेसिकल में पैक कर दिया। वो वेसिकल किस पर आकर लगा? गोल्जी बॉडी पर, और मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गई। हर सिस्टरने में कोई ना कोई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यहां अंदर और वो इसको मॉडिफाई करते हैं। ऐसे करते करते मॉडिफाइड वेसिकल, ये मैं लिख रहा हूं वेसिकल जिसमें मॉडिफाइड प्रोटीन है। तो ये मॉडिफाइड प्रोटीन वाला वेसिकल बाहर निकल गया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? आपको क्लियर है कि नहीं? बताओ ध्यान से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। गोल्जी बॉडी का ये वाला फेस जो ER की तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आप देखो, ये वाले को, इसको हम सिस बोलते हैं। सिस का मतलब होता है यहां पर क्या होगा? वेसिकल फ्यूज करेगा, इसलिए फॉर्मिंग बोलते हैं। सिस और फॉर्मिंग आपको समझ में आ रहा है? सिस या फॉर्मिंग बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से, सिस बोलते हैं या फॉर्मिंग बोलते हैं? क्लियर है? ध्यान दो बेटा, अब मेरी बात देखो। इधर इस वाले फेस को
या मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा सिस ट्रांस, सिस का उल्टा ट्रांस, तो यहां से वेसिकल घुसता है, इसे सिस और फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। दूसरी बात, मुझे बताओ ये वाला कन्वेक्स होगा और ये वाला कनकेव होगा, क्या है कि नहीं बताओ? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्स, और इसको मैं क्या बोलूंगा? कनकेव। अब देखो यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें यह पूछा जाए कि नेम वन ऑर्गेनली जहां मेरे पास प्रोटीन फोल्ड होती है, तो क्या नाम लिखोगे? ईआर लिखोगे। दूसरा, अगर आपसे बोला जाए कि वेसिकल फ्रॉम ईआर कहां फ्यूज होगा? सिस फेज पर फ्यूज होगा। अगर तुमसे बोला जाए कि वेसिकल विद मॉडिफाइड प्रोटीन कम आउट फ्रॉम ट्रांस फेज से, वो बाहर आएगा। इतनी चीज समझ में आ रही है? बताओ ध्यान से। उसके बाद तुम्हें यह बोला जाए कि कौन सी ऑर्गेनल मॉडिफिकेशन करती है, वो मेरे पास कौन सी है बेटा? जल्दी बताओ, कौन सी ऑर्गेनल मॉडिफिकेशन करती है? वो मेरे पास करती है बेटा, मॉडिफिकेशन करने वाली कौन सी ऑर्गेनल है हमारे पास? मॉडिफिकेशन करती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मॉडिफिकेशन हमारे पास गोल्जी अपरेटस करती। किसकी मॉडिफिकेशन? प्रोटीन की कर सकती है, लिपिड आएगा उसकी कर सकती है। इतनी चीजें क्लियर हैं? जल्दी बोलो बेटा। देखो बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। देखो आपसे अगर कोई पूछे, देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक और चीज देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे ईआर के सरफेस पे राइबोसोम की छोटी या बड़ी सबयूनिट बाइंड होती है? बड़ी सबयूनिट बाइंड होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीपेप्टाइड कहां जाती है? ईआर के ल्यूमन में, फिर क्या होता है? फोल्ड होती है। फोल्ड होके कहां जाती है? वेसिकल के अंदर। वेसिकल से वो मॉडिफाई होती है सिस फॉर्मिंग या कन्वेक्स सरफेस से, ऐसे मॉडिफाई होते जाती है। ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोल्जी बॉडी का, देखो गोल्जी बॉडी मिलती न्यूक्लियस के पास ही है, लेकिन उसका कौन सा फेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है? वो ट्रांस फेज होता है। कर लोगे? जल्दी बोलो बेटा, कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? सबसे पहले अगर मैं आपको लिखना स्टार्ट करूं तो मैं कुछ पॉइंट्स, ये पहले डायग्राम बना लो। ये डायग्राम सर बनाना है हमें, बिल्कुल बनाना है। कोई बनाएगा नहीं, पिटाई कर दूंगा उसकी मैं। बना ले बेटा जल्दी से, ये आएगा तेरे को डायग्राम आना चाहिए। जल्दी बना ले, जल्दी कर। हाँ हाँ सर, इसको लिख लो, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहले इसको बना लो, पहले बना लो जल्दी से, इसको बना लो पहले, फिर मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं आपको। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है चलो बना लिया, आ जाओ। एक चीज और देख लो, एक डायग्राम और दिखाता हूं तुम्हें मैं, ध्यान से सुनना। सर डायग्राम पे डायग्राम दिखा रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, एक डायग्राम और देख, क्योंकि तुझे सारी बातें समझानी डायग्राम से जरूरी है। फिर मैं लिख दूंगा तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा तेरे लिए, तेरे लिए मतलब लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए क्या है, डायग्राम से समझेगा तो तेरे को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तेरे पास राइबोसोम है बेटा, ये तेरे पास क्या है? राइबोसोम है ना? ये राइबोसोम है, ठीक है, दिस इज राइबोसोम, ठीक है। अब मैं जो तुमको बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। तुम्हारे पास ये गोल्जी अपरेटस है, आप देख रहे हो? गोल्जी अपरेटस के इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? ये दिख रहा है आपको? ये ऐसे हैं, ठीक है।
मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यहां से वेसिकल निकलता है ये, और इसमें मान लो ये प्रोटीन है, ये वेसिकल है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो क्लियर होंगे। इस वाले फेस को मैं सिस, कन्वेक्स और क्या बोल सकता हूं, फॉर्मिंग, क्योंकि इसमें चीज फॉर्म हो रही है। फॉर्म का मतलब यहां फ्यूज हो रही है। यहां से जो वेसिकल निकल रहा है, यहां से जो वेसिकल निकल रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तुम्हें देखने में कोई फर्क लग रहा है इन वेसिकल्स में? अभी देखना ध्यान से, इन वेसिकल्स में देखने में कोई डिफरेंस लग रहा है? ध्यान देना बेटा, अभी यहां कोई डिफरेंस तुम्हें लग रहा हो अभी, बताना मुझे, बताना जल्दी से। इन वेसिकल्स में जो बाहर निकले, इनमें कोई डिफरेंस लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, देखो मान लो ये वेसिकल नंबर 1 है, नंबर 2 है। एक्चुअल में गोल्जी बॉडी ने इसके सरफेस पर एक टैग लगा दिया। टैग समझ में आता है, एक निशान लगा दिया है, उसकी वजह से ये बाहर जा सकता है। और इस पर नहीं, इस पर कोई दूसरा निशान लगा दिया है, मान लो इस पर कोई दूसरा मार्क लगा दिया है, और ये सेल के अंदर रह सकता है। इसे कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल। व्हाट इज सॉर्टिंग? जैसे कभी तुम अमेजोन से या कहीं से सामान मंगाते हो तो वो क्या करते हैं, पहले एक कॉमन जगह लेकर आते हैं, वहां उस पे एक क्या लगाते हैं, एक स्लिप लगाते हैं कि ये वाला वहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहां जा रहा है, ये सेल के बाहर जा रहा है। इसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, मतलब सेल के बाहर जाएगा और ये सेल के अंदर रहेगा। इसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर टारगेट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ कि गोल्जी अपरेटस क्या है, वेसिकल का डिसीजन ले सकती है कि कौन सा वेसिकल सेल के बाहर फेंकना है। फॉर एग्जांपल देखो, वेसिकल बाहर फेंकने का क्या मतलब है, इस वेसिकल में से जो प्रोटीन है उसे बाहर फेंकना है। आपने बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ी हैं जो एंजाइम रिलीज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारी ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बीटा सेल मान लो हार्मोन रिलीज कर रहा है, या आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, पेप्सिनोजन बना रहे होते हैं। तो उन सेल्स के जो गोल्जी बॉडी है वो एंजाइम को तो बाहर फेंक रहे हैं ना। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब ये सॉर्ट करना कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये वाला वेसिकल एक स्पेशल वेसिकल है जो सेल के अंदर डाइजेशन करेगा। इसे लाइसोसोम कहते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं, देखो क्या क्या काम करता है गोल्जी बॉडी के लिए, क्या कहते हैं, सबसे पहले गोल्जी बॉडी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। ऐसे ही मेरे पास मान लो ये वाला जो ईआर है, ये एससीआर है, इसने मुझे लिपिड बना के दिया, ये लिपिड है बेटा, तो इसको भी मॉडिफाई ये कर सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि गोल्जी बॉडी काम क्या क्या करता है। पहला काम वो चीजों की मॉडिफिकेशन करता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी के यहां पर एंजाइम लगे रहते हैं अंदर, जो इस वेसिकल की चीज को मॉडिफाई कर देते हैं। एंजाइम होते हैं यहां पर, मॉडिफाई करते हैं, यहां से वेसिकल घुसकर ऐसे बाहर निकलता है। दूसरा, गोल्जी बॉडी उस पर निशान लगा देता है कि कौन सा वेसिकल बाहर जाएगा, कौन सा अंदर रहेगा। इसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। तीसरा क्या करता है बेटा गोल्जी बॉडी, तीसरा क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। अब मॉडिफिकेशन कैसे करता है, अगर मेरे पास प्रोटीन है, उस पर अगर मैं मान लो, ध्यान सुने, उस पर शुगर जोड़ दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन में। अगर मेरे पास लिपिड है, उस पर शुगर जोड़ दूं तो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास प्रोटीन आए और उस पर शुगर जोड़ दूं तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अगर मेरे पास शुगर आए, लिपिड आए और उस पर प्रोटीन जोड़ दूं तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। आई समझ नहीं आई?
सर ये भी ड्रॉ करें। नीरज गुप्ता तुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तेरा दिमाग में बेटा क्या कर सकते हैं, एक भूसा नाम की चीज होती है, तो सुन तो रहा नहीं है ध्यान से। तूने क्लास बीच में ज्वाइन करी होगी और बीच में ज्वाइन करते ही तुम्हें कमेंट पेल देनी है कि सर नहीं समझ में आ रहा। 3 डायग्राम बनाए हैं, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा तो बता मैं क्या बताऊंगा तुझे। हाँ, अब तू अगर इसकी एनसीईआरटी पढ़ेगा तेरे को आ जाएगा। अब देख एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इस सिंगल को लिखते हैं सिस्टर्ने। इधर देख बेटा, सिस्टर्ने, इसको हम क्या लिखते हैं, सिस्टर्ने। इसका एक डायमीटर दे रखा है, क्लियर है, इसका क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, वो हम बात करेंगे। अब मैं ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब मान तो रहा नहीं है बात को। अब देख, पहले सबसे पहले समझ में क्या क्या बता रहा हूं। तेरे को मैं रोल लिख रहा हूं, तू मुझे बता तेरे को रोल समझ में आ रहा है, पहले बता, फिर मैं इसका वो लिखूंगा। अभी पहले सुन लो ध्यान से आपको कैसे कैसे करना है। इधर देखो बेटा, आपको स्टार्ट करना है गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। किसने डिस्कवर किया, कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। किसमें, इन 1898 में उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व फ्लैट, एक फ्लैट रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर मतलब मेम्ब्रेन का, फ्लैट रेटिकुलर स्ट्रक्चर है ना, जो कैसा स्टेन हुआ था, डेंस स्टेन हुआ था। स्टेन हो जाते हैं ये आसानी से, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, गोल्जी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो इसको कहते हैं सिस्टर्ने। ये ऐसे बनाया हमने सिस्टर्ने, मुझे बताओ, इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टर्ने, सर ये लिखना है, हां ये तो जरूर लिखना है, और दूसरे होते हैं वेसिकल, जो गोल्जी बॉडी का पार्ट होते हैं। आप याद करो, अभी हमने बात करी बेटा इसमें, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, साइज हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, साइज हो गया, क्लियर है। यहां डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, क्लियर है। तो कैमिलियो गोल्जी इन 1891 ऑब्जर्व फ्लैट रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो हमारे पास डेंस स्टेन करता है, ठीक है। मेरे पास इस स्ट्रक्चर को मैंने सिस्टर्ने बोला। यहां पर, यहां देखो बेटा, ये जो एरिया है ये वाला, इसका डायमीटर दे रखा है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। अब इस स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नंबर ऑफ सिस्टर्ने, नंबर ऑफ सिस्टर्ने क्या होते हैं बेटा, मेरे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और उसमें भी मेरे पास क्या होगा, एक सिस होता है, सिस को कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है, फॉर्मिंग फेस होता है। और एक मेरे पास क्या होगा, ट्रांस, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कनकेव और मैच्योरिंग फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। इस बात में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, एक टर्म होती है डिक्टियोजोम। मैं लिख रहा हूं यहां पर, साइज की बात हम यहां पर नहीं कर रहे, साइज हमने देख लिया है, ठीक है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं डिक्टियोजोम, सुनना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट इज डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम इन प्लांट गोल्जी बॉडी इज यूनिसिस्टर्नल। यूनिसिस्टर्नल मतलब सिंगल सिंगल सिस्टर्ने होते हैं, एक सिंगल सिंगल सिस्टर्ने होते हैं, उसे डिक्टियोजोम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे डिक्टियोजोम क्या है, एक्चुअल में गोल्जी बॉडी है। अगर अकेले अकेला सिस्टर्ने मिले उसे हम क्या बोल देते हैं, डिक्टियोजोम बोल देते हैं। यहां तक कोई डाउट है? सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि बहुत सारे सिस्टर्ने लगे रहते हैं, उसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। अगर सिंगल सिस्टर्ने हो तो उसे डिक्टियोजोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में 2 मेन चीजें हैं, एक सिस्टर्ने, दूसरा वेसिकल, क्योंकि काफी सारे वेसिकल इसका हिस्सा होते हैं। बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। लैग नहीं हो रहा है यार, लैग नहीं हो रहा है।
डिक्टियोसोम का क्या मतलब है? ऐसी गोल्जी बॉडी जिसमें एक ही सिस्टर्ने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। स्ट्रक्चर में दो चीजें पढ़ते हैं, सिस्टर्ने और वेसिकल, क्योंकि जो वेसिकल गोल्जी के अंदर मॉडिफाई हो रहा है वो इसका हिस्सा होगा कि नहीं? यस सर। आगे आ जाओ, लिख लिया ये? आगे देखो बेटा, ये लिख लिया, जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बताओ, ये लिख लिया कि नहीं? बेटा रेटिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है मेम्ब्रेनस टाइप का, रेटिकुलर बोल दिया तो ये फ्लैट रेटिकुलर मतलब चपटे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर है, जिनका डायामीटर दे रखा है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। सिस्टरने कई सारे होते हैं, नंबर ऑफ सिस्टरने जरूरत के हिसाब से वेरिएबल हो सकते हैं, 3 4 5 वो नंबर वेरिएबल हो सकता है। प्लांट में वो सिंगल सिंगल होते हैं, एक यहां एक यहां एक यहां, दूर दूर होते हैं ऐसे, इसलिए हम वहां पर डिक्टियोसोम वर्ड यूज करते हैं। बेटा डिप्लोसोम सेंट्रियोल के लिए होता है, यहां मत कर उसे। एक बच्चा डिप्लोसोम पूछ रहा है, जरूरत नहीं तुझे, इधर आ जा ध्यान से। आगे देख, अगर मैं रोल की बात करूं तो सबसे पहला रोल मैं क्या लिखूंगा बताना? इट मॉडिफाई प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड। इतनी बात समझ में आ रही है? सेकंड, सेकंड बेटा, इट हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल टू एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट और इंट्रा सेलुलर टारगेट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ। थर्ड, थर्ड थर्ड सुनो ध्यान से। थर्ड, इट प्रोड्यूस लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? लाइसोसोम। एक्स्ट्रा रोल बता रहा हूं बेटा, एक्स्ट्रा रोल तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मुझे बताना। ये न्यूक्लियस है, इधर देखना बेटा एक बार, तुमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, बताओ जल्दी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म पढ़ा होगा? हां सर पढ़ा है। तो यहां पर तुम्हारे पास याद करो, यहां न्यूक्लियस होता है, ये मिडल पीस है, मान लो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो स्पर्म में मेरे पास जो स्पर्म होता है उसमें ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के टॉप पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम किससे डिराइव होता है? डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी। वो कहां से आता है? गोल्जी बॉडी से आता है, ये याद कर लेना, ये पूछ सकता आपसे एक्स्ट्रा रोल में। दूसरा, ये तो पहला एक्स्ट्रा रोल बता दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि मिडल लेमिला, मिडल लेमिला डिपॉजिटेड बाई, मिडल लेमिला डिपॉजिटेड बाई, कौन डिपॉजिट कर रहा है? डिपॉजिटेड बाई गोल्जी बॉडी। तो मिडल लेमिला को कौन डिपॉजिट कर रहा है? गोल्जी बॉडी डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर है? तो ये इसके रोल है बेटा, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता इससे। तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? इनकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी, मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो लिखी हुई हैं, जो मैं समझा रहा हूं ना डायग्राम बना के, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्रोजोम क्या होता है नहीं पता? देखो मेरी बात सुनो, ह्यूमन के स्पर्म में न्यूक्लियस के ऊपर, या नॉर्मली किसी भी स्पर्म में न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम, जिसमें एंजाइम होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करते हैं, वो गोल्जी बॉडी से आते हैं। सही है कि नहीं? ठीक है। सेल प्लेट बनाने के लिए कौन मदद करता है? गोल्जी बॉडी मदद करता है। ये दो रोल आपने करने हैं। क्लियर है?
जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चले एनसीईआरटी देख लो, आ जाओ। कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व 1898 में, देख रहे हो, डेंसली स्टेन मतलब स्टेन करने के बाद गाढ़ा दिख रहा था। रेटिकुलर, यहां पर कुछ मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है और यही गोल्जी बॉडी होती है। पर गोल्जी बॉडी का एक सरफेस मेम्ब्रेन के पास होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास ईआर होगा, फिर गोल्जी बॉडी होगी, तो ये नियर न्यूक्लियस लिखा हुआ है। दीज वर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर कैमिलियो गोल्जी, इनके नाम के हिसाब से। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी, देखो फ्लैट समझ में आता है, चपटा, डिस्क शेप, सैक, सैक का मतलब होता है बैग। देखो एक बैग जैसे चपटे स्ट्रक्चर, ये जैसे ना बैग, ये मान लो, ये देखो इसके बीच में गैप है ना, ये तो बैग जैसे चपटे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। तो डिस्क शेप सैक का क्या नाम है? सिस्टर्ने नाम है। कितना डायमीटर दे रखा है ये, ठीक है। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब एक के साथ एक ऐसे पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में नंबर वेरिड है। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? जल्दी बताओ। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स, है ना, और फॉर्मिंग। आप देख लो बेटा, यहां देख लो, ये देखो, द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज, कंसेंट्रिकली समझ में आता है एक के अंदर, ठीक है। और क्या करेगा? नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस, कनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। हमारे पास कनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट। समझ में आ रहा है? देख लो इधर बेटा, ये सिस फेज है, ये ट्रांस है। सिस और ट्रांस क्यों अलग होंगे? क्योंकि एंजाइम भी अलग होंगे। क्लियर है? अब आप खुद देख लो बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, देख लो। कन्वेक्स होगा जिसको हम सिस कह रहे हैं, और कनकेव को ट्रांस कह रहे हैं। अब देखो, गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग समझ में आता है? पैकेजिंग मतलब चीज को पैक करना, है ना, पैक करना। एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर समझ में आता है, सेल के अंदर कहीं भेजना है, और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जैसे मैंने बोला था, अमेज़न पैक करके फिक्स करता है कहां भेजना है, तो वो जो पैकेजिंग का काम है वो गोल्जी कर रहा है कि उसको बाहर फेंकना है। ये देखो, ये सिक्रेटेड मतलब बाहर या सेल के अंदर रखना है। और पैकेज किस फॉर्म में करते हैं? वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है। और क्या होगा? ईआर के साथ फ्यूज करेगा सिस फेस पे, और फिर क्या होगा? मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, है ना, सिस पे लगकर मैच्योर से बाहर निकलेगा। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी अपरेटस रिमेन इज क्लोज एसोसिएशन विद ईआर। ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है क्यों गोल्जी बॉडी ईआर के साथ रहता है। आप खुद से देख लो बेटा, खुद से देख लो। अ नंबर ऑफ प्रोटीन जो राइबोसोम बनाते हैं ईआर पर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपरेटस। क्या ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रोटीन है उसको मॉडिफाई करते हैं बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, बिफोर इट रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेज। बताइए।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये तो आसान चीजें हैं। देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान सुने। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो मैं क्या क्या चीजें लिख रहा हूं। देखो प्रोटीन कहां बनेगी? राइबोसोम पे। ध्यान से देखना बेटा, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, यही चीज आपको लिखवाई नहीं मैंने, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। हां सर ये ठीक है। उसके बाद ईआर का ल्यूमन, मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं। क्या करूंगा? प्रोटीन फोल्डिंग। आपको पता है कि किसी बच्चे को वो प्रायोन्स याद है? प्रायोन्स याद है? प्रायोन्स क्या होते हैं? गड़बड़ फोल्डेड प्रोटीन होती हैं, तो इसका मतलब फोल्डिंग कहीं गड़बड़ होती है। उसके बाद क्या होगा बेटा? प्रोटीन को पैक कर दिया, पैक इनटू वेसिकल। फिर क्या होगा? फ्यूज विद सिस फेस ऑफ ईआर, सॉरी ऑफ गोल्जी। किधर फ्यूज करेगा? गोल्जी अपरेटस में। फिर क्या होगा बेटा? मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन इन सिस्टर्ने, फुली मॉडिफाइड प्रोटीन कहां से बाहर निकलेगी? कम आउट फ्रॉम ट्रांसफेज, ट्रांसफेज। अब वहां से उसके पास ऑप्शन है, या तो वो लाइसोसोम है, या वो सिक्रीट आउट होगी, या वो इंट्रासेलुलर टारगेट होगी। ये ऑप्शन है। यहां तक कोई डाउट है? मुझे लग रहा है ये तो आ गया आपको। बेटा मैच्योरिंग और सिस, समझ मेरी बात सुन। जो गोल्जी अपरेटस का ये वाला फेस है, यहां पर वेसिकल लगता है आकर, इसको सिस बोलते हैं। अपोजिट वाले को सिस और ट्रांस पोलैरिटी के लिए होता है। तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं मुझे बताओ? केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें एक सिस होता है तो दूसरा ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस पोलैरिटी डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर ये सिस है तो दूसरे वाला ट्रांस है। सिस में क्या होता है? फॉर्म होती है, फॉर्मिंग समझ में आ रहा है? चीज जुड़ती है। मैच्योरिंग में बाहर निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? इंट्रासेलुलर टारगेट का मतलब हो सकता है कि ये वेसिकल गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ लाया हो, है ना? हो सकता है ये न्यूक्लियस में जाना हो, तो कहीं भी इंट्रासेलुलर टारगेट का मतलब हो सकता है गोज टू एनी ऑर्गेनल, किसी ऑर्गेनल के पास चला जाए, है ना? उसके लिए कोई एंजाइम लाया हो, तो ये डिपेंड करता है। क्लियर? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बेटा, है ना? मैं ये समझाना चाह रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ भाई, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई एंजाइम भेजना है और वो एंजाइम एक मॉडिफाइड प्रोटीन है, तो गोल्जी से घुमा के ले जाएंगे। रेटिकुलर बेटा मेम्ब्रेन के लिए कह रहे हैं यहां पे। लाइसोसोम क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। लाइसोसोम क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के वेसिकल होते हैं। सुन लो ध्यान से, स्पेशल टाइप के वेसिकल होते हैं। उन वेसिकल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें लाइसोसोम कहते हैं। हां, देखें नेक्स्ट, देखें, जल्दी बना ले बेटा, जल्दी बना ले। अब रिपीट मेरी बात सुन ध्यान से।
राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। वो ईआर के ल्यूमन में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होगी, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन को वेसिकल में पैक करेंगे। वो वेसिकल किसके पास जाएगा? गोल्जी अपरेटस के सिस फेस से जुड़ेगा, फिर मॉडिफाई होगा सिस्टर्ने में, फिर फुली मॉडिफाइड प्रोटीन बनेगी, कम आउट फ्रॉम ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी, है ना। और वो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लाइसोसोम सिक्रीट आउट, और इसमें बेटा क्या बताऊंगा, ये तो बहुत आसान है। फेस नहीं पता तुझे बेटा? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है, ध्यान सुन मेरी बात, हां क्लियर है ना यहां तक? अब इधर देख मेरी बात सुन। यहां पर कुछ बच्चे जनरली परेशान रहते हैं वेसिकल शब्द को लेके। इधर देख, ध्यान दे, इधर देख, ये तेरे पास ये डायग्राम है, ड्रॉ नहीं करना आपने, सिर्फ समझना है। ये तुम्हारे पास ईआर है भाई, ईआर से जो वेसिकल निकला है वो ईआर का पार्ट होगा ना। व्हाट इज वेसिकल? वेसिकल क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन का बना होता है। किसकी मेम्ब्रेन होती है? लिपिड की बाइलेयर, ये मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये वाला जो वेसिकल है जो ईआर से बना, वो ईआर का हिस्सा है। फिर ये आकर किससे जुड़ जाता है? इससे। तो जब ये वेसिकल इससे जुड़ जाएगा तो अब ये किसका हिस्सा हो जाएगा? गोल्जी अपरेटस का। वेसिकल शब्द का मतलब होता है ये मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट हो। नॉर्मली क्या हो सकता है? देखो यहां पर प्रोटीन है, यहां पर क्या है? प्रोटीन है। अब मान लो मैंने ये गोल्जी अपरेटस के इस उससे बाहर निकाला, इस उससे बाहर निकाला, तो ये भी वेसिकल है, ये भी वेसिकल है, ये भी वेसिकल है, ये भी वेसिकल है, दोनों गोल्जी से बाहर आ रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस वेसिकल में जो भी चीज है वो सेल के बाहर जाएगी, ठीक है। लेकिन इस वेसिकल में एक स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है, जो जिन एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक का मतलब वो चीजों को तोड़ते हैं। हाइड्रोलिटिक, समझो इस बात को बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। लिटिक मतलब चीजों को तोड़ने के एंजाइम है। तो इस वेसिकल का नाम बदल के लाइसोसोम रख दिया है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, वेसिकल कुछ नहीं होता बेटा, वेसिकल मेम्ब्रेन का बना हुआ, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसमें प्रोटीन, लिपिड, कोई भी चीज हो सकती है। अब इस वेसिकल में जो प्रोटीन थी इसको हमने बाहर फेंक दिया, लेकिन एक ऐसा वेसिकल जिसके अंदर हमेशा फिक्स टाइप के एंजाइम होंगे, तो उसको मैंने नाम रख दिया क्या? उसको मैंने नाम रख दिया, भाई मेरी बात सुनो, उसको मैंने नाम रख दिया लाइसोसोम। जैसे मान लो आप भाई आप रोड पे जाते हो, आपको जाते वक्त बहुत सारे डॉग दिखते हैं, सही है, डॉग दिखते हैं, तो आपने क्या किया बेटा, एक ऐसा डॉग है जो आपके घर के पास है और डेली आपको दिखता है और वो वही डॉग दिखता है, तो आप उसका कोई नाम भी तो रख सकते हो। ऐसे ही सेल ने क्या किया, सेल के अंदर एक अलग वेसिकल है। वेसिकल कुछ नहीं होता, मेम्ब्रेन का बना होता है। तो इस वेसिकल के अंदर हमेशा वो एंजाइम मिलते हैं जो चीजों को तोड़ते हैं, उसका नाम लाइसोसोम रख दिया। तो इसका मतलब लाइसोसोम कोई नई चीज नहीं है, एक स्पेशल टाइप का वेसिकल है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं, यार वेसिकल और लाइसोसोम में कोई फर्क है क्या, या वैक्यूल और वेसिकल में फर्क है? वैक्यूल थोड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोरेज या एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, बने वो भी मेम्ब्रेन के होते हैं। तो वेसिकल से थोड़ा बड़ा हो और क्या हो, स्टोरेज और एक्सक्रीशन के लिए हो, मतलब एक सफिशिएंट जगह ले सेल में, तो उसे वैक्यूल कह देते हैं। वैक्यूल क्या होता है, उसके अंदर की अच्छा खासा बड़ा प्लेस होता है, उसे हम वैक्यूल कह देते हैं। मतलब एक बड़ा वेसिकल जिसके अंदर सफिशिएंट स्पेस हो उसे आप वैक्यूल कह सकते हो। और मेम्ब्रेन के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये सेल में बहुत होते हैं, तो इनका आप नाम नहीं दे सकते हर एक का अलग अलग, तो इसे आपने क्या कह दिया, वेसिकल कह दिया। अब मेरी बात सुनो, ऐसा वेसिकल जिसमें खास तरह के एंजाइम होंगे उसे आपने लाइसोसोम का नाम रख दिया। और ऐसे ही वेसिकल जिनमें पर्टिकुलर अलग टाइप के एंजाइम होंगे उनका भी नाम बताऊंगा, पर अभी के लिए क्लियर है? समझ आया नहीं आया? पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें कंफ्यूजन रहती है ना सर, वेसिकल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। सबसे पहली बात,
तीनों मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, ये चीज क्लियर है। और मेम्ब्रेन के मोस्टली स्ट्रक्चर ईआर बनाता है, सही हो गई बात। दूसरी बात तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जो 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 वेसिकल है जिसका कोई स्पेशल नाम रख दिया वो लाइसोसोम हो गया, समझ इस बात को। और अगर थोड़ा बड़ा वेसिकल है, वेसिकल मतलब है उसमें अंदर खाली अच्छी खासी जगह है, उसमें कोई चीज तू स्टोर कर रहा है या उसमें एक्सक्रीशन के लिए कुछ रखा हुआ है, उसे तू वैक्यूल बोल दे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हम माइक्रो बॉडी भी बताएंगे, पर माइक्रो बॉडी कुछ और होती है, हल्का सा अलग होता है लाइसोसोम से। पर लाइसोसोम क्या है? एक ऐसा वेसिकल जिसमें एंजाइम होते हैं। तो मैं अगर तेरे से पूछूं, ध्यान से सुन, मैं तेरे से पूछूं ईआर ने वेसिकल बनाया गोल्जी बॉडी, तो लाइसोसोम बना तो गोल्जी बॉडी ही रहा है ना, ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज लाइसोसोम्स आर। बेटा लाइसोसोम थोड़ा बड़ा हो तो सकता है, लेकिन लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं, वैक्यूल ज्यादा बड़े होते हैं। हाँ, फैगोसोम ये सब आते हैं ना। एक बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ यहां आ जाओ, लाइसोसोम की बात करते थे। अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट आर लाइसोसोम, तो तुम मेरे से कहोगे सर अभी आपने बताया लाइसोसोम ओरिजिन कहां से होता है? फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। और लाइसोसोम क्या करते हैं आप समझना ध्यान से, लाइसोसोम कहां से आते हैं? डिराइव होते हैं गोल्जी अपरेटस से। सुनना ध्यान से, डिराइव फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। इनकी लोकेशन इनसाइड सेल रहती है, इनसाइड सेल मतलब इंट्रासेलुलर लोकेशन है। अब जरा ये देखो, आपके पास ये गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी अपरेटस का कौन सा फेस है बेटा? दिस इज ट्रांस फेस। इस ट्रांस फेस से मेरे पास ये लाइसोसोम निकला है। ये वो वेसिकल्स हैं जिसके अंदर मेरे पास, ध्यान देना बेटा, मेरे पास ये एंजाइम्स हैं। ये क्या एंजाइम्स है? अब ये जो एंजाइम्स हैं, ध्यान सुने बेटा, ये एंजाइम्स जो हैं ये खास तरह के एंजाइम्स हैं जिन्हें मैं कहूंगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स हैं, क्लियर है। और वो एक्टिव होते हैं पीएच 4 पे। एक्टिव किस पे? पीएच 4 पे। क्लियर? ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से। तो ये पीएच 4 कैसी पीएच हो गई? एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एसिडिक पीएच पे। उसके लिए बेटा साइटोप्लाज्म से अपने अंदर ये प्रोटोन पंप कर लेते हैं, मतलब किसी तरीके से ये प्रोटोन को अपने अंदर पंप करते हैं, तो इनके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, तो इन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। मैं लाइसोसोम को थोड़ा सा समझाऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम समझाऊंगा। मेरी बात समझना ध्यान से बेटा, अभी लिख लो इतने पॉइंट को। मैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। नहीं बेटा, पीएच 4 के आसपास होता है, पीएच 5 मत लिखो यार। मुझे नंबर तो वैसे भी नहीं लिखना। एनसीईआरटी सिर्फ क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है तुम 4 एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? एनसीईआरटी एसिडिक पीएच लिखती है। तो तुम पीएच की वैल्यू लिखो भी मत, मेरी बात समझो ध्यान से। पीएच की वैल्यू वो बच्चे लिखते हैं जिनको डाटा याद करने में मजा आता है। तुम सिर्फ एसिडिक पीएच लिखो, ठीक है? हां सही है, चलो आगे आओ। ये देखो जरा, तुम्हें एक बार हाइड्रोलिटिक एंजाइम बताते हैं, सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास ये अमीनो एसिड दिख रहा है सबको? इधर देखो बेटा, ये अमीनो एसिड दिख रहा है? हां सर अमीनो एसिड दिख रहा है। ये दिख रहा है अमीनो एसिड। अब यहां पर ये पानी निकल गया, -H2O, ठीक है, ये पानी निकल गया। अब क्या हुआ इसको समझना, ये एक बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। इसको मैं पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहा हूं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहा हूं, ठीक है? इसको मैं क्या बोल रहा हूं? पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो,
पानी निकल गया तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मुझे पानी देना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे प्लस H2O देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा एंजाइम, ध्यान सुने बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उन्हें हाइड्रोलेज कहेंगे। समझो, तो हाइड्रोलेज, उसके लिए नाम रख देते हैं पेप्टाइडेज, क्योंकि ये बॉन्ड पेप्टाइड है, तो पेप्टाइडेज चाहिए। तो मैं रिपीट करता हूं, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। जब पानी यहां से निकल जाएगा तो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मुझे पानी देना पड़ेगा, तब जाके दो अमीनो एसिड आपस में अलग होंगे। तो मैंने आपको यह चीज समझाई कि इस बॉन्ड का नाम पेप्टाइडेज है। तो व्हाट आर हाइड्रोलेज? हाइड्रोलेज समझो ध्यान से क्या होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि लाइसोसोम में हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होंगे। नो, व्हाट आर हाइड्रोलेजेस? हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करेंगे इन वाटर, बॉन्ड ब्रेक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस में ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, मतलब जब पानी दोगे तो ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, उन्हें हाइड्रोलेज कहते हैं। उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं पेप्टाइडेज, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने वाला, लाइपेज हो सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेटेज जो कार्बोहाइड्रेट के बीच का बॉन्ड तोड़ दे, डीएनएज, आरएनएज। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है कि लाइसोसोम में वो एंजाइम होते हैं जो बेसिकली क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेज। और ये कौन सी पीएच पे काम करने वाले होते हैं? एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। और ये पेप्टाइड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, इन सबको तोड़ सकते हैं, पर तोड़ने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। क्या मेरी बात समझ में आई? हां बेटा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को हाइड्रोलेज पता नहीं चलता। हाइड्रोलेज का सिंपल मतलब है एक ऐसा एंजाइम जो बॉन्ड को तोड़ता है पर उसे पानी देने की जरूरत पड़ती है, पानी की वजह से वो बॉन्ड तोड़ता है। ऐसे काफी सारे हाइड्रोलेज के नाम हमने लिखे हैं। ठीक है, हां सर, आगे आ जाओ। एक डायग्राम में चाह रहा था आप देख लो, हां सर देखते हैं, आ जाओ। देखो, हम कई बार क्या होता है बेटा, कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं, उसमें एक टाइप ऑफ लाइसोसोम है, ठीक है। सब बच्चों को पता है कि सर ये न्यूक्लियस है, हां सर न्यूक्लियस है। दिस इज ईआर, ईआर से वेसिकल जाता है यहां पर, ये गोल्जी है, सबको दिख रहा है, दिस इज गोल्जी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, गोल्जी अपरेटस से जो लाइसोसोम बनते हैं इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, ये वो वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो गोल्जी से बनते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम वो वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो गोल्जी बॉडी से बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर हमारे पास वो एसिड हाइड्रोलेज हैं, एसिड हाइड्रोलेज होते हैं। कोई डाउट है यहां पर? नहीं सर, ठीक है, एसिड हाइड्रोलेज होते हैं यहां पर, मतलब ऐसे हाइड्रोलेज जो एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं उसे एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। कोई डाउट है? अब देखो, ये बाहर से फूड आ रहा है सेल के अंदर, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है बेटा, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, कोई डाउट नहीं रखना इन बातों में। तो बाहर से खाने की चीज आ गई है और ये पैक कर दी, तो इसको मैं फूड वैक्यूल कह देता हूं। अब मैंने क्या किया, इस फूड वैक्यूल को और इस प्राइमरी लाइसोसोम को मिला दिया और यहां डाइजेशन चल रहा है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है और खाना, इसका डाइजेशन जहां चल रहा है।
अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो गई, ध्यान दो, जब ये डाइजेशन, ये पिंक वाला चीज खाना है, कोई भी चीज है, फूड हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी, अब ये डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद इसकी डाइजेस्टेड चीज ऐसे बाहर निकल जाएगी, देख पा रहे हो, ऐसे डाइजेस्ट होके चीजें अपनी बाहर निकल जाएंगी। और उसके बाद जो मेरे पास, देखो, डाइजेस्ट होने के बाद चीज आराम से ऐसे बाहर निकल जाएगी, जिसे सेल यूज करेगा। अब जो मेरे पास लाइसोसोम बच गया, उसे या तो रेसिडुअल बॉडी कहते हैं या टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेल के अंदर लाइसोसोम जो होते हैं कि किस किस स्टेज में मिलते हैं, उनकी टाइप होती है। सबसे पहले मेरे पास ये प्राइमरी लाइसोसोम है, जिसके अंदर हाइड्रोलेज होते हैं, ये जाकर फूड वैक्यूल से मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, इसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेड चीज बाहर चली गई। अब जो लाइसोसोम बचे हैं उसमें कुछ एंजाइम है जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डाइजेशन का काम कर लिया, उसे हमने रेसिडुअल बॉडी बोल दिया। उसे हमने क्या बोल दिया, रेसिडुअल बॉडी बोल दिया, जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, टर्शरी लाइसोसोम बोल दिया। अब ये भी प्राइमरी है बेटा, ये भी प्राइमरी है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम ने सोच रखा है कि मेरे पास ये दो तरह के माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं इसे, है ना, एक ये अच्छे वाला है और ये टूटा फूटा है, मतलब ये डैमेज हो रखा माइटोकॉन्ड्रिया है थोड़ा सा, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ओल्ड ऑर्गेनल है, तो ओल्ड ऑर्गेनल को रिसाइक्लिंग करेगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है और इसको मतलब डाइजेस्ट करने लगता है। तो इसको जब ये डाइजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनल को, तो इसे हम कह रहे हैं रिसाइक्लिंग कर रहा है, एक तरीके से रिसाइक्लिंग कर रहा है। और डाइजेस्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी कंपोनेंट हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं ऐसे। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, देखो, डाइजेशन करने के बाद चीज को ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया था उसकी रिसाइक्लिंग करी इसने क्या करी, रिसाइक्लिंग करी। तो ऐसे लाइसोसोम को कहते हैं ऑटो, ऑटो का मतलब खुद का, फेजी मतलब खाने वाला, ऑटोफेजी लाइसोसोम। क्या समझ में आई कि नहीं, फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम, देन वी हैव सेकेंडरी लाइसोसोम, देन वी हैव टर्शरी लाइसोसोम, जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। एक ऐसा प्राइमरी लाइसोसोम जो खुद की ऑर्गेनल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट कर रहा है, उसको कहेंगे ऑटोफेजी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑटोफेजी, रिसाइक्लिंग करता है सेल के अंदर, आया समझ? सर आउट ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल, लेकिन एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का यहां से सॉल्व होगा। कौन सा क्वेश्चन? ये आया था कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाती है। पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाती है। तो वो कौन सा है? लाइसोसोम होता है। दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि लाइसोसोम के दो काम होते हैं। पहला, बाहर से कोई चीज आती है, जैसे मैं आपसे पूछूं मुझे कोई ऐसे सेल बता सकते हो जिनमें लाइसोसोम बहुत ज्यादा होंगे? तुम्हारी बॉडी में कोई ब्लड में ऐसे सेल्स हैं जो बाहर से बैक्टीरिया को खाते हैं? बता सर। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल में क्या ज्यादा होंगे? लाइसोसोम ज्यादा होंगे, जो बाहर से कोई बैक्टीरिया या किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा, लाइसोसोम का काम होता है ओल्ड ऑर्गेनल की रिसाइक्लिंग करना, पर गलती से अगर लाइसोसोम फट जाए तो वो नई ऑर्गेनल को भी खराब कर सकता है, इसलिए सुसाइडल बैक कहते हैं। आया समझ? नहीं आया? मैक्रोफाज, सुन मेरी बात, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फाज मतलब खाने वाला, एक बड़ा सेल जो दूसरे को खाता है। मैक्रोफाज के उदाहरण है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। आई समझ? फिर तू कहेगा कि क्वेश्चन में सर बाहर था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। नेम वन ऑर्गेनल जो रिसाइक्लिंग करता है, लाइसोसोम। नेम वन ऑर्गेनल जो मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल में ज्यादा होगा, लाइसोसोम। मैक्रो का मतलब बड़ा, फाज का मतलब खाने वाला। मैक्रोफाज क्या है? उसकी टाइप होती है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। आ रहा समझ? हां सर आ गया, तो लिख देते हैं।
बना लो भाई। बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी है मान रहा हूं, पर यहां से कई बातें तुझे समझा रहा हूं। पहला, बाहर की चीज को डाइजेस्ट करता है। दूसरा, खुद की ऑर्गेनल को रिसाइकलिंग करता है। मैं ये नहीं कह रहा तू सारे याद कर, है ना। हाँ, जल्दी कर बेटा। बोलो बेटा, जल्दी बताओ। अरे ठीक है, आ जाओ, ये लिखो। टाइप ऑफ लाइसोसोम, पहला सर प्राइमरी बता दो। देख बेटा मैंने लिखवा तो दूं ना तेरे को। प्राइमरी लाइसोसोम हैव हाइड्रोलेज, किससे आता है? डिराइव फ्रॉम, जल्दी बता। डिराइव फ्रॉम किससे आ रहा है? हैव हाइड्रोलेज डिराइव फ्रॉम, किससे ला रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम को? जल्दी बता। डिराइव फ्रॉम किससे लाएंगे? गोल्जी। सेकंड, लिख लो जल्दी से यार, ऐसा नहीं कि तुम लिख नहीं सकते इसको। सेकेंडरी लाइसोसोम, इसमें क्या होगा? डाइजेशन हो रहा है। थर्ड, रेसिडुअल बॉडी, डाइजेशन कंप्लीट। फोर्थ, क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी जो क्या करेगा? रिसाइक्लिंग ऑफ, रिसाइक्लिंग ऑफ, क्या रिसाइक्लिंग? ऑटोफेजी, रिसाइक्लिंग ऑफ, हमारे पास क्या? रिसाइक्लिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम हैव हाइड्रोलेज डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी। सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेशन अकरिंग, रेसिडुअल बॉडी डाइजेशन कंप्लीट, ऑटोफेजी रिसाइक्लिंग ऑफ ऑर्गेनल। अब हमारे पास ध्यान दे बेटा, हमारे पास इस चीज को लेकर मैं क्लियर हूं, टाइप ऑफ लाइसोसोम को लेकर क्लियर हूं यहां पे। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं आपसे कहूं रोल लिख लो लाइसोसोम के, रोल ऑफ लाइसोसोम, तो मैं क्या लिखूंगा? सुनना ध्यान से। लाइसोसोम के अगर रोल की बात करूं तो पहला रोल मेरे पास क्या आएगा बेटा? हम लिख सकते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करना है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ किसी भी चीज का। एंडोसाइटोसिस मतलब जो चीज अंदर आ गई है सेल के, उसको डाइजेस्ट करना है, जैसे कि बैक्टीरिया, खाना, इन सब का। इसीलिए ये मोर इन नंबर किसमें ज्यादा होते हैं? मैक्रोफाज में। आपको पता है मैक्रोफाज का क्या नाम बताया था? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। ये आप पढ़ चुके हो बेटा, ऐसा नहीं आप टिश्यू में पढ़ चुके हो ये। और क्या कर सकते हैं? दूसरा, रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल, ओल्ड ऑर्गेनल की रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। जरा ये देखो मैं जो अब बता रहा हूं, इधर देख बेटा, क्या तेरे को ये एनसीईआरटी समझ में आ रही है? जल्दी बताइयो, क्या तेरे को ये एनसीईआरटी समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में बहुत नहीं दे रखा,
लेकिन एक चीज जो ध्यान रखनी है तुमने, वो देख लो बस, ध्यान दो। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। कैसे बन रहा है? पैकेजिंग हो रही है किसकी? गोल्जी अपरेटस की। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल, मतलब मैं अगर निकाल लूं उसको तो रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारे। और कौन सी पीएच पे काम कर रहे हैं? कुछ 4 कुछ 5 बात कर रहे थे, देख ले बेटा खुद से। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। देख यहां पर इसने डीएनएज नहीं लिखा, ये 3 लिखा है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज और आरएनएज चाहिए। तो ये तेरे को समझ में आना पड़ेगा, डीएनएज और आरएनएज क्या है? एंजाइम है न्यूक्लिक एसिड के लिए। यहां इसने लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेज लिखा है, लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगा बेटा तो न्यूक्लिक एसिड के लिए मुझे क्या चाहिए? देख, डीएनएज और आरएनएज चाहिए, मैंने इसलिए लिखा था। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बता दो, ये है ना? ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एनसीईआरटी ने न्यूक्लिक एसिड नीचे लिखा है, ऊपर डीएनएज आरएनएज नहीं लिखा, तो न्यूक्लिक एसिड के लिए तो डीएनएज आरएनएज चाहिए ना, इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा करो। कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डीपली पता है, हम आपको लिख रहे हैं। क्लियर है बेटा? सही है? जल्दी बताओ। यहीं तक करेंगे बेटा, कल करेंगे इसको, इसके आगे, ठीक है? कल आगे काफी देर तक पढ़ेंगे। कल आपकी शायद सेकंड क्लास है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो 11 बजे शुरू करेंगे, 1:30 बजे तक लगभग पढ़ेंगे, ठीक है? कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसको, कल और परसों 2 दिन, ठीक है? सही है ना? कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बेटा फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, इस वीक में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? चलो बाय।